नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल से देखते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल जो है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करता है। हाल ही में ये विषय जो है काफी चर्चा का विषय रहा है जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड इस सरकार के द्वारा लाया गया है। उसी पर यह आर्टिकल पुनः बात करता है कंपनियों के द्वारा जो दान दिया जाता है चुनाव कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें, उस बारे में ये बात करता है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बहुचर्चित जो हमारा विषय चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, उस बारे में है और भारत ने इसके बारे में अपना क्या रुख अपनाया है और भारत की क्या स्थिति रही है, इसको देखते हुए क्या निर्णय अभी तक रहे भारत सरकार के, उस पर भी ये बात करता है। अंत में आज का जो हमारा आर्टिकल जेल के बारे में है। स्वतंत्रता एक अधिकार है, लेकिन जेल जो है ये भी हमारे कानून में सही इसके प्रावधान बने हुए हैं कि कब किसी मनुष्य को, किसी सिटीजन को जेल होनी चाहिए। उसके बाद साथ में हम बेल की भी बात करेंगे और इस मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि वैश्विक न्यूनतम कर प्रणाली हाल ही में किस दौरान चर्चा में रही, किस समिट में चर्चा, किस सम्मेलन में चर्चा में रही। आपको ऑप्शन ए है G20 सम्मेलन में, ऑप्शन बी है G7 सम्मेलन में, ऑप्शन सी है OECD सम्मेलन में या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वह यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से, चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं। आप अपना उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। कई लोग पूछते हैं कि इस वीडियो का PDF कहाँ मिलेगा, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप ये QR कोड जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसे स्कैन कर सकते हैं और सीधे आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ जाएंगे। उसके साथ में आप चाहे तो हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लॉ के संबंध में, कानून के संबंध में बहुत सी अपडेट्स है। आपकी जो परीक्षा है उससे संबंधित बहुत सी अपडेट होती है। लॉ सीखो .जुडिशरी इंस्टाग्राम चैनल है उस पर। उसके अलावा लॉ सीखो का क्लैट प्रेप चैनल है उस पर भी। अगर आप लॉ एग्जाम्स के, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। उसके अलावा अगर आपने LLM कर चुके हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, UGC नेट को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी UGC net_लॉ सीखो इंस्टाग्राम चैनल है जिस पर बहुत सी अच्छी जानकारियां शेयर होती है और जो आपको पढ़ाई में भी मदद कर सकती है। चलिए पहला आर्टिकल जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के डिस्क्लोजर के बारे में। जो चुनावी बॉन्ड है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहे। काफ़ी बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया है। उसके बाद में फिर एक बार ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, बहुत अच्छी संस्था है। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत बने इसके लिए काफ़ी लंबे समय तक ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने हाल ही में एक जनहित याचिका PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। इनका कहना ये था, इस बार इन्होंने एक अलग मुद्दे पे बात करी। इन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा, खासकर जो विदेशी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे दान दिया जा रहा है चुनावी पार्टियों को, जो राजनीतिक पार्टियों को, वो अपने आप में गलत है और यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसी बारे में हम एक विस्तृत आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम देखें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम जब से आया है इस पर के पूरे लीगल फ्रेमवर्क पे काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कही गई है कि भले ही यहाँ पर कोई भी कंपनी हो, वो लॉस मेकिंग कंपनी क्यों ना हो, लेकिन वो डोनेट कर सकती है, दान कर सकती है। ये अपने आप में कितना तर्कसंगत बैठता है ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर ADR ने सवाल उठाया है। पहले केवल ये था कि जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो हमारी देश की घरेलू कंपनी है, केवल वही राजनीतिक पार्टियों को दान कर सकती है, वो भी अगर वो प्रॉफिट मेकिंग हो तो। अब यहाँ पर कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है वो दान देती है तो समझ में आता है। कोई लॉस मेकिंग कंपनी क्यों दान देंगी और इसके पीछे उद्देश्य क्या होगा। तो इसी बात को उठाया कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है और ये यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत चीज हो सकती है। उसके अलावा फॉरेन कंपनीज, पहले फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पे अनुदान नहीं दे सकती थी राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन ये अब ऐसा नहीं रहा है। सरकार ने बदलाव कर दिया है कानून में और उसके चलते अब जो फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी है, वो भी राजनीतिक पार्टियों में दान कर सकती है। उसके अलावा हमारे देश में वो कंपनियां
जिनमें फॉरेन कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक हो, मतलब 50% या उससे ज़्यादा जो स्टेक है वो किसी फॉरेन कंपनी के पास में है या किसी फॉरेन व्यक्ति के बारे में पास में है, वो भी यहाँ पर अब अनुदान कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फुली फंडेड हो सकती है एक फॉरेन कंपनी से जो भारत में ऑपरेट कर रही है। अब इसमें शेल कंपनीज भी आती है। शेल कंपनीज तो हमेशा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय रहा है भ्रष्टाचार का। शेल कंपनी खासकर इसलिए भी बनाई जाती है, टैक्स से बचने के लिए बनाई जाती है। इसका दुरुपयोग, सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग देखने को हर बार मिलता है। तो इस पर भी ये बात की गई है कि शेल कंपनी भी अब अनुदान कर सकती, तो ये अपने आप में कितना ज़्यादा सही होगा। उसके अलावा मार्च 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टे लगाने के लिए मामला गया, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इससे स्टे लगाने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बताए गए, उसके अलावा बहुत सारे पेपर्स बताए गए डोनेशन के, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस पे कोई भी रोक या स्टे लगा सकते हैं। तो इस बात को राइटर ने, साथ आर्टिकल में ऑथर ने काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया है और इम्प्रैक्टिकल बताया है। तो चलिए यहाँ पे बात करी गई है मैच द फॉलोइंग्स की। क्या है ये मैच द फॉलोइंग? सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये की गई है 3 रीजन से इसे इनकरेक्ट बताया गया है, गलत बताया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। सबसे पहले कि कौन अनुदान दे रहा है, दान दे रहा है किस राजनीतिक पार्टी को, ये इस चीज का तो बिल्कुल पता ही नहीं है। टोटली अगर यहाँ पर देखें हम तो जो रजिस्टर्ड एंटिटीज है ये अपने आप में अननोन है, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम अगर हम देखा जाए जिस हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड का होता है, तो पहले अगर जिसे भी अनुदान देना है उसे SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ता है जो डेजिग्नेटेड शाखा है उसी से, और फिर उसके बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो दान दे सकता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में इसकी जानकारी नहीं रहती है कि कौन दे रहा है, तो ये डिस्क्लोज ही नहीं हो पाता है कि यहाँ पर दानदाता कौन है। उसके अलावा पहले MCA की साइट पे एनुअल रिपोर्ट में ये पता चल जाता था कि किसने दिया हुआ है यहाँ पर दान, लेकिन अगर अभी हम देखें नए कानून के हिसाब से, फाइनेंस बिल 2017 के हिसाब से, तो यहाँ पे सेक्शन 182 ये जो एक रिक्वायरमेंट रहता था कि आपने जो डोनेशन करा है पॉलिटिकल पार्टी को उसका एनुअल रिपोर्ट में देना जरूरी है, अब ये एक जो कंपल्शन था, रिक्वायरमेंट था, इसे हटा दिया गया है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को भी बाध्य नहीं किया गया है कि वो ये डिस्क्लोज करे कि किसने उन्हें दान दिया है। कई बार बात भी हुई है कि RTI के अंदर आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन इस और भी यहाँ पर एड्रेस नहीं किया गया। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता की कमी है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जहाँ पे पारदर्शिता नहीं होती है वहाँ पे भ्रष्टाचार, करप्शन हो सकता है। तो चलिए पिछले अगर कुछ समय में हम देखें तो जो रूलिंग पार्टी है उसी को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड से दान मिला है, जो कि अपने आप में एक संशय भी पैदा करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो दान मिला है उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो रूलिंग पार्टी को ही गया है जिन्होंने ये कानून को लाए हैं। चलिए तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए कानून आना चाहिए, ये बात इस आर्टिकल में की गई है। तो अभी हाल ही में एल साल्वाडोर ये कंपनी है, सेंट्रल अमेरिका में पड़ती है। ये पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर मान्यता दी है। तो भारत की क्या स्टैंस रहा है, भारत का क्या कहना रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में? 2010 से 12 के बीच में देखें तो क्रिप्टो करेंसी के लिए ऐसा कोई भी रेगुलेशन या सरकार की तरफ से डायरेक्शन या कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया हमें देखने को ही नहीं मिली। तो फ्री मार्केट में अपने आप ये फ्लो हो रहा था। उसके बाद में 2013 से 18 ये थोड़ा चेंज का माहौल था। इस बीच गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनरी मेजर्स अपनाए, लोगों को अलर्ट करा। यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क के बारे में बताया गया, इसकी वॉलेटिलिटी के बारे में बताया गया, हैक किया जा सकता है इस बारे में बताया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, टैक्स से बचने के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर सरकार सतर्क हो गई और लोगों को भी सतर्क करा। उसके बाद में 2018 में RBI ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को पूर्णतः बैन कर दिया कि यहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी निषेध है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 2020 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा साफ शब्दों में
कि आप इस तरह इस पे निषेध बैन नहीं लगा सकते हैं। आप एक रेगुलेटरी मेजर लाए और इसको सही तरीके से रेगुलेट करें। 2021 में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ड्राफ्ट तैयार हुआ। इसका एम था टू क्रिमिनलाइज ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। तो भारत में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनको क्रिमिनलाइज, जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें क्रिमिनलाइज करना, और यहाँ पर ले डाउन करना एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी को लाए। मतलब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो बैन हो जाएंगी और आरबीआई एक नई डिजिटल करेंसी लाएंगी। ऐसा एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट चीन में हो चुका है। डिजिटल युआन जो है वो चीन का जो बैंक है, मुख्य बैंक है, वहाँ पे जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वहाँ पे वो एक बार लेकर आई है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीन में सक्सेस भी उसकी देखने को मिली। अब वैसा ही कुछ भारत में भी हो सकता है। उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में देखें तो यहाँ पर पहले ही क्रिप्टो करेंसी को एज अ प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके लिए एक रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क भी बनाया गया है। सिंगापुर में अगर देखें तो यहाँ पर लीगल क्लासिफिकेशन तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर तैयारी चल रही है कि ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क आए। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ओपन अप्रोच रखी है इसको लेकर और ट्रेड भी अलाउ किया है और टैक्स के लिए भी बीइंग बोथ टैक्स एंड अप्रोप्रिएट रेगुलेटेड, तो यहाँ पे टैक्स के लिए भी इसे बाध्य बनाया गया है। तो अगर हमारी करेंसी जो चल रही है और क्रिप्टो करेंसी के बीच में अंतर देखें तो सबसे पहली बात कंप्यूटर द्वारा जनरेट की जाती है, वही हमारी जो नॉर्मल करेंसी है ये सरकारों द्वारा। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, बिना किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टली आप तक पहुंच सकती है, लेकिन जो हमारी अभी की करेंसी है ये सरकार द्वारा या बैंकों द्वारा किसी इंटरमीडिएटरी द्वारा हम तक आती है। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी डिजिटल माध्यम में होती है और आपकी जो नॉर्मल करेंसी है ये फिजिकल फॉर्म में होती है। क्रिप्टो करेंसी का जो सप्लाई है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए इसका प्राइस बढ़ते रहता है। वही जो हमारी नॉर्मल करेंसी इसका सप्लाई सरकार कभी भी बढ़ा सकती है, तो ये एक अनलिमिटेड सप्लाई हो सकता है। तो चलिए तीसरे आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जेल द रूल और एक्सेप्शन। कि जेल रूल है कि यहाँ पर अपवाद है, उसके बारे में बात करता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है इन्होंने हाल ही में बेल ग्रांट करी है 3 एक्टिविस्ट को, आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवंगना कालिटा। इन 3 लोगों को यहाँ पर बेल ग्रांट की गई है। तो इनको क्यों जेल में डाला गया था? एंटी सीए प्रोटेस्ट जब चल रही थी तो ये स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, उसके चलते हुए इन पे यूएपीए 1967 की धाराओं के अंतर्गत इनको चार्ज कर लिया गया था। 3 यहाँ पे जो प्रोनाउंसमेंट किया गया है कोर्ट ने आसिफ तन्हा के केस में, इन्होंने कहा है द फाउंडेशन ऑफ अवर नेशन स्टैंड ऑन श्योरर फूटिंग देन टू लाइकली टू बी शेकन बाय अ प्रोटेस्ट हाउएवर विशियस। तो हमारे देश का जो लोकतंत्र देश है वो किसी एक प्रोटेस्ट से नहीं हिल सकता है। हमारी जो एकता है वो किसी एक प्रोटेस्ट से खंडित नहीं हो सकती है। यह साफ शब्दों में आसिफ तन्हा के केस में कहा है। नताशा नरवाल के केस में कोर्ट ने कहा है इट सीम्स दैट इन एंजाइटी टू सप्रेस डिसेंट द लाइन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटी सीम्स समआउट ब्लर्ड। तो बहुत बड़ी बात कही गई है कि आतंकवाद और प्रोटेस्ट, आंदोलन और आतंकवाद के बीच की जो लाइन है आपने मिटा ही दी है। आप ये भूल ही गई है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इस चीज़ को सरकारों को, पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को दोहराया है कि आपके पास में सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता है, उसके साथ में प्रिजनर को भी राइट रहता है उसका बचाव करने की, उसकी स्वतंत्रता की। तो जेल रूल है या एक्सेप्शन? अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो ये एक एक्सेप्शन ही है, क्योंकि बेल का ऑब्जेक्ट ये है कि एक्यूज जो है वो ट्रायल में बराबर तौर पे आता रहे, उसके साथ में पनिशमेंट बीइंग ओनली आफ्टर कन्विक्शन। तो यहाँ पर हमारे देश में जो हम कानून प्रणाली फॉलो करते हैं उसमें सबसे जो मूलतः प्रिंसिपल है इनोसेंट अनटिल ड्यूली ट्राइड एंड फाउंड गिल्टी। तो तब तक आप उन्हें कैसे लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं। उसके अलावा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब
केस में भी कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन ग्रांट बेल टू टेरर सस्पेक्ट, कि जो टेरर सस्पेक्ट है उसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेल दे सकते हैं अगर वहां पे स्पीडी ट्रायल का राइट जो है वो वॉयलेट किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। तो अगर करंट सिचुएशन में देखें तो प्री ट्रायल प्रिजनर कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो भारत में अगर हम देखें तिहाड़ जेल हो, यरवड़ा जेल हो या कोई भी बड़ी जेल हो, यहाँ पर अगर हम जाके देखें तो जो नंबर ऑफ प्रिजनर्स रहते हैं ये अंडर ट्रायल रहते हैं। कई कई तो 70 से 80% जो लोग इन जेलों में हैं उनके यहाँ पर पूरी जिंदगी बीत जाती है और उनका ट्रायल चलते ही जाता है, कोर्ट में उनका नंबर ही नहीं आता है उनके मामले का। तो इसीलिए इस चीज़ को काफ़ी हमें सतर्कता से देखनी चाहिए। जेल में अगर हम किसी को डालते हैं तो हम उसकी स्वतंत्रता छीनते हैं। यही हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 436A भी कहता है, जो कि पर्सनल बॉन्ड पे किसी को भी बेल पे रिलीज करने की बात करता है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आप पढ़ते रहिए और न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो लॉसिको का सुनते रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह जागरूक रहिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।